आप दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक के वारिस थे। आपके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ छोड़कर एक ऐसी जगह का सफर चुना जो सबसे दूर और सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। ये थे माइकल रॉकफेलर। माइकल रॉकफेलर कोई साधारण अमीर लड़का नहीं था। वो न्यूयॉर्क के गवर्नर और बाद में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट नेल्सन रॉकफेलर का बेटा था। माइकल के परदादा जॉन डी रॉकफेलर थे, जो इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेकिन माइकल सिर्फ एक लग्जरी लाइफ जीने से संतुष्ट नहीं था। हार्वर्ड से ग्रेजुएट होने के बाद माइकल की दिलचस्पी आर्ट में बढ़ गई, खासकर ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स में। अपने पिता के म्यूजियम ऑफ प्रिमिटिव आर्ट्स की स्थापना से प्रेरित होकर माइकल दुनिया भर की आदिवासी कला से मोहित हो गया, खासकर असमत ट्राइब की वुड कार्विंग और मास्क से। इसी जुनून ने उसे 1961 में 1961 में इंडोनेशिया की न्यू गिनी की यात्रा पर भेजा, जहां वो म्यूजियम के लिए असमत आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करना चाहता था, असमत ट्राइब की कुछ निशानियां। लेकिन उसकी कला की खोज उसे ऐसी जगह ले गई जहां उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आगे जो हुआ वो 20वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। माइकल बिना किसी सुराग के गायब हो गया और कई लोगों का मानना है कि वो इंडोनेशिया के न्यू गिनी के असमत ट्राइब का शिकार हो गया, जो इंसानों में दिलचस्पी रखते थे, उन्हें खाने में दिलचस्पी रखते थे और आध्यात्मिक रीतियों के अंधेरे रहस्य से घिरे हुए थे। आज हम असमत ट्राइब के अनकहे रहस्यों में गहराई तक उतरेंगे, जानेंगे कि क्या इस जनजाति का कोई अलौकिक कनेक्शन भी था जो उन्हें वाकई में खास बनाता। क्या माइकल रॉकफेलर सांस्कृतिक बदले का शिकार हुए या कुछ और रहस्यमय हुआ उनके साथ। बने रहिए इस बहुत ही डरावनी कहानी के अंत तक। असमत ट्राइब, जो अब पपुआ न्यू गिनी के घने जंगलों में रहती है, लंबे समय से दुनिया की सबसे अलग थलग और रहस्यमयी जनजातियों में से एक मानी जाती है। सदियों तक बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क था। उन्होंने अपनी विचित्र संस्कृति, परंपराएं और मान्यताएं बनाए रखी। इन मान्यताओं में एक विचार था कि उनके द्वीप के बाहर से आने वाली हर चीज एक आत्मा, एक अलौकिक शक्ति होती। पहली बार किसी जहाज को देखकर वे उसे एक भूत या किसी दूसरे संसार की आत्मा मान सकते थे। असमत ट्राइब अपने जटिल वुड कार्विंग, यानी कि लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाने जाते थे, जो अक्सर आत्माओं और पूर्वजों को दर्शाती थी। उनकी जटिल रीतियों के लिए, जिनका कई लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ाव था। कुछ कहानियां बताती हैं कि वे आत्माओं से संवाद करते थे या अलौकिक, परामानवीय, पैरानॉर्मल पर प्रभाव डालने की शक्ति तक रखते थे। लेकिन उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं ही उन्हें रहस्यमय नहीं बनाती। ये जनजाति अपने खतरनाक, ऐसी चीजें जो इंसानों से रिलेटेड थी, इंसानों को लगभग इंसानों का शौक रखना। अब समझ लीजिए, आदिवासी जो कुछ भी खा सकते हैं वो क्या करते होंगे इंसानों के साथ। इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति उन्हें और भी बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक बनाती थी। तो क्या होता है जब माइकल रॉकफेलर जैसे बाहरी व्यक्ति, जो उनकी कला और संस्कृति से मोहित थे, असमत लोगों के संपर्क में आते हैं? यहीं से रहस्य की शुरुआत होती है। नवंबर 1961 में माइकल रॉकफेलर एक डच मानव विज्ञानी रेने वॉसिंग के साथ एक अभियान पर थे। वे डच न्यू गिनी के खतरनाक पानी पर एक छोटी सी नाव से यात्रा कर रहे थे, जब उनकी नाव तेज लहरों के कारण उथल पुथल का शिकार हो गई और पलट गई। कहीं बीच में फंसे हुए माइकल ने एक साहसिक फैसला लिया। केवल 2 खाली गैस के डिब्बों का उपयोग फ्लोटेशन डिवाइस के रूप में करते हुए उसने किनारे तक तैरने का फैसला लिया, जो लगभग 12 मील दूर था। उसके आखिरी शब्द वॉसिंग से थे, आई थिंक आई कैन मेक इट। और इसके साथ माइकल पानी में कूद गया और गायब हो गया। कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं थी। रॉकफेलर परिवार ने अपनी विशाल रिसोर्सेस का उपयोग करते हुए एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया, जिसमें इंडोनेशिया का सैन्य बल, विमान, हेलीकॉप्टर, नावें शामिल थीं। फिर भी हफ्तों की खोज के बाद माइकल का कोई सुराग नहीं मिला। उसे मृत घोषित कर दिया गया और ऑफिशियल कर दिया गया कि डूबने से उसकी मौत हो गई। लेकिन बहुत से लोग इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। वहां काफी सारे कहानियां, किंवदंतियां, अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि वाकई में माइकल रॉकफेलर के साथ हुआ क्या था।
माइकल रॉकफेलर की गुमशुदगी ने खोज अभियान को जन्म दिया, जैसे कि उस क्षेत्र ने पहले कभी नहीं देखा था। इंडोनेशिया के अधिकारियों और रॉकफेलर परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नावों ने पानी की जांच की, हवाई जहाजों ने आसमान में उड़ान भरी और सैनिकों ने घने जंगलों में मार्च किया। सब माइकल को खोजने की कोशिश में थे, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उम्मीद धुंधली होने लगी। इंडोनेशिया की न्यू गिनी का चुनौतीपूर्ण भूभाग खोज को बेहद कठिन बना रहा था। घने जंगल, अनजान पानी और खतरनाक वन्य जीव जैसे मगरमच्छ अभियान में बाधा डाल रहे थे। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए इंडोनेशिया की सरकार को भी राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इंडोनेशिया इस क्षेत्र पर तेजी से अपना नियंत्रण बढ़ा रहा था। 2 हफ्तों के बाद खोज को बंद कर दिया गया और माइकल रॉकफेलर को ऑफिशियल तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि एक शरीर की कमी और उसकी गुमशुदगी के अजीब हालातों ने वैकल्पिक सिद्धांतों को जन्म दिया। ऑल्टरनेटिव थ्योरीज निकल कर आने लगी, खासतौर से अस्मत ट्राइब से जुड़े कई सारी थ्योरीज। माना जाता है कि अस्मत ट्राइब इंसानी शौक रखते थे। अब बात समझ लीजिए, मतलब जो किसी भी जानवर को खा सकते हैं वो इंसानों के साथ क्या करते होंगे, और ये उनके अनुष्ठानों में शामिल था। इसके कई सारे साक्ष्य भी मिले थे। माना जाता है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए अस्मत इस प्रकार के रीति रिवाज करते थे जिसमें इंसानों को ही भेंट चढ़ा दिया जाता था और उसके बाद दावतें होती थी इंसानों की। बात समझिएगा। तो ये माना जाने लगा कि अस्मत ट्राइब वालों ने कहीं माइकल रॉकफेलर के साथ वही तो नहीं किया। क्या एक दावत बन गए थे माइकल रॉकफेलर? यह आज तक रहस्य है। ये जो रीति रिवाज किया करते थे अपने पूर्वजों के सम्मान में, इसके पीछे क्या था? क्या वे वास्तव में आत्माओं से संवाद कर सकते थे, जैसा कि उनकी कुछ परंपराओं से पता चलता है? उनकी कई रीतियां, उनके कई वुड कार्विंग्स, नक्काशियां और प्रथाएं आध्यात्मिक दुनिया के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ एक गहरे संबंध की ओर इशारा करती हैं। वे आत्माओं की शक्ति में विश्वास करते थे जो उनकी दुनिया को नियंत्रित करती थी। उनके अनुष्ठान इन आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए थे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सुझाव देती है कि अस्मत लोग मरे हुए लोगों से संवाद कर सकते थे, तो उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थी। उदाहरण के लिए मिशनरियों और अन्य खोजकर्ताओं की कहानियां ऐसी घटनाओं का वर्णन करती है जो रहस्यमयी शक्तियों की ओर इशारा करती है, जैसे कि ऐसी बातें जानना जो वे जान ही नहीं सकते, या भविष्य की घटनाओं की अद्भुत सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर देना। क्या उन्होंने माइकल की किस्मत का फैसला करने के लिए इन आध्यात्मिक संबंधों का उपयोग किया? क्या वे जानते थे कि वो आ रहा है, और क्या उसकी मृत्यु एक पूर्व निर्धारित अनुष्ठान थी? ये सवाल अभी तक अनआंसर्ड है। क्या उन्हें मालूम था अस्मत ट्राइब वालों को कि एक गोरा व्यक्ति माइकल रॉकफेलर उनकी तरफ आ रहा है और उन्हें उनके साथ क्या करना है? एक और दिलचस्प सिद्धांत जो वर्षों बाद उभरा वो ये था कि माइकल रॉकफेलर मरा नहीं, बल्कि उसने अस्मत ट्राइब के साथ रहने का फैसला किया। फ्रेसर हेस्टन नाम की एक फिल्म निर्माता ने 1969 की एक फिल्म खोजी जिसमें गोरा आदमी अस्मत लोगों के बीच दिख रहा था, एक भाला पकड़े हुए और चेहरे पर पेंट लगाए हुए। इस आदमी को बिग माइकल का उपनाम दिया गया और वो माइकल रॉकफेलर की तरह ही दिखता था। क्या यह हो सकता है कि माइकल संस्कृति और लोगों से मोहित होकर अपने जिंदगी छोड़ने और अस्मत के बीच रहने का फैसला कर चुका हो? कुछ लोग इस सिद्धांत को मानते हैं। माइकल रॉकफेलर की गुमशुदगी ने कई किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और कई रिसर्चर्स को जन्म दिया, लेकिन अभी तक सही जवाब नहीं मिल पाया। क्या अस्मत लोगों के पास वाकई में सुपरनैचुरल पावर मौजूद थी? क्या वो जानते थे कि रॉकफेलर उन्हीं की तरफ आ रहा है? क्या रॉकफेलर मारा गया या वो अस्मत ट्राइब का एक हिस्सा बन गया? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जवाब दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।